गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिनोल, जो आपकी क्या है, यूनिट सेकंड है, सेकंड का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, अल्कोहल हमने कंप्लीट किया। अल्कोहल की जो रिएक्शंस होती है उसकी तरह ही रिएक्शन होगी किसकी, फिनोल की। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि फिनोल जो है, फिनोल के अंदर क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक आ जाता है। तो एरोमेटिक यौगिक आने के कारण क्या होता है, ये जो आपके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और फिनोल जो है, फिनोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोक्सी समूह, ये आपका क्या है, फिनोल है। ठीक है, फिनोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही ज्यादा स्थायी होती है। और इसके स्थायित्व का कारण क्या होता है, इसके स्थायित्व का कारण इसके अंदर उपस्थित रेजोनेंस या अनुनाद होता है। जैसे आप अगर कोई भी सिंपल अल्कोहल लो, ठीक है, जैसे मोनोहाइड्रोक्सी लिया, डाई हाइड्रोक्सी लिया, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी लिया, तो इसके अंदर क्या है, जो आपका ये जो OH समूह है, ठीक है, ये जो या फिर ये जो कार्बन समूह है, इस कार्बन समूह के ऊपर हमने ये पढ़ा कि ये जो कार्बन COH बंध बनता है, ठीक है, अल्कोहल का बंध क्या होता है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन यानी ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है जब भी हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, आंशिक ऋण आवेश होता है। लेकिन इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, आंशिक धन आवेश होता है। तो क्या होता है कि अगर इस कार्बन के साथ ऐसे कोई मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो जो क्या होते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो, इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन दे, अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है इसका स्थायित्व, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो धन आवेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कार्बन जो है वो उदासीन परमाणु की तरह बिहेव करने लगता है, यानी ये क्या होती है, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होने लगती है। ठीक है, जब कार्बन की संयोजकता या उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होता है, ये क्या होता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इसके ऊपर इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट हो, प्लस एम इफेक्ट हो, प्लस आर इफेक्ट हो, जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा आपका अल्कोहल क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपका ये फिनोल है, तो फिनोल के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग के खुद के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, किसकी वजह से होता है, इस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से होता है कि एक छोड़कर एक हमारा क्या है, द्विबंध उपस्थित है। इसके कारण इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इन 6 के 6 जो कार्बन है इनके ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी मिलती है। इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, डैश डैश से लिखते हैं कि 6 के 6 जो कार्बन है उसके ऊपर क्या होती है, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी हमें मिलती है। किसकी वजह से होता है, ये रेजोनेंस या अनुनाद की वजह से होता है। ठीक है, तो अनुनाद की वजह से ही क्या होता है कि ये जो कार्बन है, इसका ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर एक्यूमुलेट होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है इसको ये पूरी करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब स्थायित्व का क्रम हम जब भी देखते हैं तो सबसे कम जो महत्व दिया जाता है वो प्लस आई को दिया जाता है, उससे ज्यादा प्लस एम को दिया जाता है, यानी जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है आपका, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो प्लस आर यानी अनुनाद को दिया जाता है, रेजोनेंस को दिया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, कहीं पर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनादि संरचनाएं बन रही है तो वो जो अनादि संरचनाएं हैं वो सबसे ज्यादा क्या होगी, स्थायी होगी। अगर वहां पर हम कंपेयर करें किसके साथ, प्लस एम प्लस एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन से, या प्लस एम से।
तो इन सब में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, रेजोनेंस के कारण। और यही रेजोनेंस हमें किसके अंदर मिलता है, इस फिनोल के अंदर मिलता है। तो मेनली इस फिनोल के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो फिनोल की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोल के अंदर अनुनादी संरचनाएं कितनी बनती है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं कितनी होती है, फिनोल का स्थायित्व किसकी वजह से होता है, इन अनुनादी संरचनाओं के कारण ही होता है। ठीक है, फिनोल का स्थायित्व किसकी वजह से होता है, इन अनुनादी संरचनाओं के कारण ही होता है। ठीक है, अब इसकी अनुनादी संरचना अगर आपको बनानी है फिनोल की, तो देखो आपके पास एक तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक है आपके पास ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास आपको पता है क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके ऊपर, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब ये जो लोन पेयर है ये भी क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या बनाती है, अनुनादी संरचनाएं बनाती है। अगर हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएं तो वो कैसे बनेगी, कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर देता है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अगर इस पर डबल बॉन्ड बना तो ये आपका डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ये उससे आगे, और ये यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा कि एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसकी वजह से, कि ये जो आपके पाई बंध टूट रहे हैं, ये पाई बंध टूट कर एक कार्बन पर जाकर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम क्या लेके आ सकते हैं, हमारा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है वो लेके आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ये बहुत आसानी से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसकी अनुनादी संरचनाएं अगर स्टेप बाय स्टेप हम बनाए तो कैसे बनेगी, दोबारा लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे 3 स्टेप थे कि हम तीनों कार्बन के ऊपर क्या लेके आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आ सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फिनोल के अंदर ये फिनोल की एसिडिक नेचर ही है, फिनोल की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। बाकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनानी आती होगी, आपने पढ़ी होगी, 11th 12th में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये यहाँ पे आते हैं, और आपका ये डबल बॉन्ड टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ जाते हैं। तो ये आपकी बनती है पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, और बाकी आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहली अनुनादी संरचना। अब दूसरे में क्या होगा, ये नेगेटिव यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बना देगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आए, ये डबल बॉन्ड टूटे, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं किसकी, फिनोल की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, कि अगर इन तीनों अनुनादी संरचनाओं के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, कि इन कार्बन के ऊपर ये जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है इसके ऊपर, 4th नंबर के कार्बन के ऊपर, और 6 नंबर के कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं, और बाकियों में क्या है, बाकी जो बीच में बचे उनके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, ये इन पूरे के पूरे कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। तो इनको अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इनकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ऐसी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन सभी कार्बन के ऊपर है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां पर है, इन सभी कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, हमारी ये अनुनादी संरचनाएं है सारी फिनोल की। ठीक है, हमने ये क्या बनाया, ये लास्ट में हमारा हाइब्रिड या संकर बनाया।
ठीक है, क्या बनाया, ये हमारा संकर बनाया, जिसके अंदर क्या है कि ये जो आपके पूरे के पूरे कार्बन है, इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश फैला हुआ होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आपकी फिनोल की स्ट्रक्चर है, इसमें इस ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है, यानी धन आवेश आ रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, H प्लस को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें से H प्लस को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। उदासीन अणु हमेशा किसी भी आयनिक अणु से ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज याद रखना कि अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके कंपैरिजन में हमेशा जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से एक H प्लस को बाहर निकाल देते हैं, और ये H प्लस बहुत आसानी से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस यानी ये जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके चला जाता है, तो इससे इस ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। अगर ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है तो उसका मतलब क्या है कि ये आसानी से H प्लस बाहर निकलेगा। मतलब फिनोल का जो एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रवृत्ति है, वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे, ठीक है, उनके अंदर उनकी अम्लीय प्रवृत्ति पड़ी थी। यानी अल्कोहल जो है वो हमारी क्या होती है, दो टाइप की रिएक्शंस दिखाता है। एक कौन सी, जिसके अंदर हमारा H प्लस बाहर निकलता है, ठीक है, और एक कौन सी दिखाता है जिसके अंदर ये कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है। तो ये जिसके अंदर H प्लस बाहर निकलता है, ये कौन सी रिएक्शन थी, कौन सी अभिक्रियाएं थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जो अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, इस फिनोल में से भी H प्लस बहुत आसानी से निकलता है, यानी ये भी क्या करता है, अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन अल्कोहल और इस फिनोल के बीच में, यानी ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसका और फिनोल का, इन दोनों की अगर अम्लीय प्रवृत्ति को अगर देखिए तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनती है H प्लस को निकलने के बाद, ये जो होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। किसके कारण होती है? रेजोनेंस के कारण होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई फिनोल की स्ट्रक्चर, कि फिनोल जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह जो किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, और अनुनादी संरचनाएं किसके वजह से बनती है, ये ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित इन लोन पेयर की वजह से, और ये जो इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उसकी वजह से बनती है। और ये भी पता चला कि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी अच्छी होती है फिनोल की, और ज्यादा होती है किससे, इन मोनोहाइड्रिक या सिंपल अल्कोहल से। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये H प्लस निकालने के बाद में अनुनादी संरचनाएं बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्थायी होती है। तो ये तो फिनोल का जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि फिनोल का नामकरण और क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जैसे हमने अल्कोहल में किया था, सबसे पहले क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, नोमेनक्लेचर उसका पढ़ा था, वैसे ही हमने फिनोल में करना है। ठीक है, फिनोल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो ये हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि इसके अंदर फिनोल के अंदर भी क्या होता है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल होता है, डाई हाइड्रोक्सी फिनोल होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल होता है। यानी एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, अगर एक OH समूह जुड़ा हुआ है ये तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है। ठीक है, अगर दो OH जुड़े हुए हैं तो ये डाई हाइड्रोक्सी है, अगर तीन जुड़े हुए हैं तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी है। तो ये इसका एक तरह का क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये देख लेते हैं अपने कि क्लासिफाई कितने पार्ट्स में इसे क्लासिफाई करते हैं और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है फिनोल का वो क्या है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, देखो कि अगर कॉमन नेम लिखना होता है तो ये हमारा क्या होता है, फिनोल होता है। जो आप एक बेंजीन रिंग लेते हो उसके ऊपर एक OH जोड़ते हो, ये हमारा क्या है, फिनोल है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके साथ कोई भी मैथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये क्या होता है, ऑर्थो मैथिल फिनोल होता है। ठीक है, ये क्या होगा,
ऑर्थो मैथिल फिनोल। ठीक है, ये क्या होगा, ऑर्थो मैथिल फिनोल होगा, या फिर हम इसे क्रिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नाम है ना इनका, क्रिसोल, ठीक है, डाइलिन, ये आपके बहुत कॉमनली यूज में आते हैं, इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स के लिए नाम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, क्रिसोल है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर, आपको पता है ना ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप या मेन क्रियात्मक समूह होता है, उसके पास वाला ये जो कार्बन होता है, ये क्या होता है, ऑर्थो होता है। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन होता है जस्ट उसके सामने का ये पैरा, और ये वाले क्या होते हैं, मेटा होते हैं। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर एक मैथिल है, तो ये हमारा क्या है, ऑर्थो मैथिल फिनोल है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, क्रिसोल भी कहते हैं। इसको इस नाम से जरूर याद रखना कि ये क्या है, क्रिसोल है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई और क्रियात्मक समूह इसके ऊपर जुड़ा हुआ हो, जैसे क्लोरीन जोड़ दो, तो ये क्या है, पैरा क्लोरोफिनोल। ठीक है, ये क्या है, पैरा क्लोरोफिनोल। या फिर इसके साथ एमीन जोड़ दो, तो ये क्या होगा, ऑर्थो एमिनो, ऑर्थो एमिनो पैरा क्लोरोफिनोल। ठीक है, ये इसका क्या है, नोमेनक्लेचर है। आपको क्या करना है, सिंपल फिनोल लेके चलना है, फिनोल पर जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप और कोई जुड़ा हुआ है तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसको प्रीफिक्स में लगाना है, और जो आपका पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, उसको उसके साथ डिनोट करना है। तो ये आपका क्या है, सिंपल नोमेनक्लेचर है, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ठीक है, उस टाइम पूरा आ जाता है ये। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये जो आपके फिनोल है, इसमें अगर एक हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, यानी ये क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है। क्लासिफिकेशन में पहला अगर आता है आपका, वो होता है मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल। ये जो एग्जांपल है, ये सारे किसके हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल के हैं। कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह तो एक ही है, बाकी तो दूसरा दूसरा कोई और क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो पहला आपका क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या होता है, ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी समूह हो फिनोल का। ठीक है, सिंपल ये आपका फिनोल है, ये क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है। ठीक है, सिंपल जो फिनोल है ये क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने क्रिसोल पढ़ा वो भी क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल है। ठीक है, एक होता है इसके अंदर नेफ्थोल। ठीक है, नेफ्थोल क्या होता है, जब दो बेंजीन रिंग होती है एक साथ, कॉमन कार्बन जो शेयर करती है, ये क्या होती है, नेफ्थोल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये हाइड्रोक्सी समूह, तो ये क्या है, हमारा नेफ्थोल है। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सी समूह है तो ये क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के कारण इसमें क्या आता है, ओल आता है, तो ये क्या है, नेफ्थोल है। ठीक है, ये क्या है, नेफ्थोल है। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे आपने पहले लिए थे, क्रिसोल लिया था, क्रिसोल के अलावा सिंपल, जैसे आप कोई भी कंपाउंड जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है, CH3 यहाँ जोड़ दो, अगर CH3 यहाँ पे जोड़ते हो तो ये क्रिसोल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सॉरी, ऑर्थो क्रिसोल नहीं होगा, ये कौन सा होगा, मेटा क्रिसोल होगा। ये क्या होगा, मेटा क्रिसोल होगा। ठीक है, अगर ये लेते हैं हम तो ये मेटा क्रिसोल होगा। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल के। ठीक है, अब दूसरा हम क्या लेते हैं, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। डाईहाइड्रोक्सी फिनोल क्या होता है और उसके एग्जांपल्स, आपको मेन इसके एग्जांपल्स ही याद रखने हैं। जैसे आपने इसमें याद रखा क्रिसोल, नेफ्थोल। ठीक है, ये आपके अगर कोई नेम रिएक्शन होगी तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि क्रिसोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रिसोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, नेफ्थोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है, दूसरा आपका क्लासिफाइड जो किया हमने वो क्या किया है, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल से किया है। डाईहाइड्रोक्सी फिनोल में एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके अंदर दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक दूसरे के अगर ऑर्थो में है, दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक दूसरे के क्या है, ऑर्थो में है, तो ये क्या होता है, कैटिकोल।
ये क्या होता है, कैटीकोल। ठीक है, अगर ये दोनों मेटा पोजीशन पे है तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। ये नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों मेटा पोजीशन पे है तो ये है रिसोर्सिनोल। ठीक है, दोनों हाइड्रोक्सी समूह अगर ऑर्थो पे है तो वो क्या होता है, कैटिकोल, और अगर दोनों मेटा पे है तो वो है रिसोर्सिनोल। और अगर ये दोनों पैरा पे होते हैं तो इसे बोलते हैं क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल। इसे क्या बोलते हैं, क्विनोल, या इसे हाइड्रोक्सी क्विनोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ये 3 नाम याद रखने हैं डाई हाइड्रोक्सीफिनोल के, जिसके अंदर दोनों अगर हाइड्रोक्सी समूह ऑर्थो पोजीशन पे है तो कैटिकोल, दोनों अगर मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनोल, और पैरा पे है तो क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा अगर हम इसका क्लासिफाई करेंगे तो ये आता है ट्राई हाइड्रिक फिनोल। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राई हाइड्रिक फिनोल। इसके अंदर क्या आता है, एक पायरोगेलोल आता है। ट्राई हाइड्रिक में क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 हाइड्रोक्सी समूह हो। ठीक है, वो क्या होंगे हमारे ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल होंगे। ठीक है, 3 जो है वो एक दूसरे के अगर ऑर्थो में है, यानी ये इस वाले हाइड्रोक्सी के ऑर्थो में और इसके एक और मेटा में या इसके ऑर्थो में, तो ये क्या होता है, पायरेगेलोल। ठीक है, ये क्या होता है, पायरेगेलोल, जब आपके तीनों हाइड्रोक्सी समूह एक साथ आ रहे हो। ठीक, अब अगर ये एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसको हम आगे पैरा पे कर दे पहले हाइड्रोक्सी समूह के, तो ये हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था ना, वो हाइड्रोक्सी क्विनोल नहीं था, वो हाइड्रोक्विनोल था, या फिर हम उसे सिर्फ क्विनोल बोलते हैं। जो हमने ये पढ़ा था जिसमें दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरा पे होते हैं, तो इसे या तो हम क्विनोल कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे हाइड्रोक्विनोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, या तो क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल। और ये जो आपका ट्राई हाइड्रिक फिनोल है, जिसके अंदर ये 3 हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसे हम हाइड्रोक्सी क्विनोल कहते हैं। यानी ये तो पूरा आपका क्विनोल वाला मॉलिक्यूल हो गया, और उसके साथ एक हाइड्रोक्सी समूह एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी क्विनोल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्विनोल होता है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट हमारा होता है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। आपसे इसमें एक क्लासिफिकेशन में पूछते हैं, आपके कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन के नेम के बीच में ये जो प्रोडक्ट है ये काम में आते हैं, तो आपको इनके नाम से ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है, आपको नाम से ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो लास्ट हमारा क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल। पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल में क्या होता है, हमारे 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह अगर फिनोल के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो हमारा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल होता है। जैसे 3 तो हमने ले ही लिए, अब अगर हम 4 हाइड्रोक्सी समूह लेते हैं, ठीक है, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल। 3 से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी पायरोगेलोल। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी पायरेगेलोल। आपने पढ़ा था पायरोगेलोल पहले, और उसके साथ क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी पायरोगेलोल। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह कौन सा था, जिसके अंदर लगातार 3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह है, तो वो क्या था, पायरोगेलोल था।
और इसके अलावा एक और हाइड्रोक्सी समूह है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी पायरोगैनोज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, क्लासिफिकेशन, और साथ में हो गया इसका क्या, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तीसरा जो होता है हमारा वो क्या है, ये बनाने की विधियां। ठीक है, फिनोल के बनाने की विधियां। हम क्या ले रहे हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल ले रहे हैं। पहले उसकी हम बनाने की विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा कि फिनोल के अंदर नोमेनक्लेचर कैसे करना है, नामकरण कैसे करना है। दूसरा हमने पढ़ा उसको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे करना है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर करना है कि कितनी संख्या है, एक हाइड्रोक्सी है या दो है या तीन है या ज्यादा है। ठीक है, और तीसरा हमारा पार्ट है वो क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनने की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनने की विधियां, ये हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक है इसका। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिनोल की, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, पहले मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल के लिए। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल के लिए पढ़ रहे हैं हम पहले। तो इसके अंदर मेनली 3 नेम रिएक्शंस होती है। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। जैसे आपको पहला जो है वो है कि हम, पहली विधि जो है हमारी वो क्या है, डाउ प्रक्रम। नेम रिएक्शन है इसलिए आ सकती है, आपको याद रखनी है ये। ठीक है, पहला क्या है, डाउ प्रक्रम से या डाउ प्रोसेस से। ठीक, पहला क्या है, डाउ प्रक्रम से या डाउ प्रोसेस से। ये क्या होता है, इसके अंदर हम बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग से स्टार्ट करते हैं, हमें फिनोल बनाना है। हम लेते हैं बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी भी हेलोजन के साथ। मान लो हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फेरिक क्लोराइड के की उपस्थिति में क्या करता है, क्लोरोफिनोल बनाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, सॉरी, क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ये जो एक Cl है ये इसके कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन जो है ये क्या करती है, इसे अगर हम क्षारीय माध्यम में ले, यानी बेसिक मीडियम के अंदर अगर हम ले, तो क्या करेगा, ये इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा किससे, हाइड्रोक्सी समूह से। ठीक है, और ये जो रिप्लेसमेंट है ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, लगभग 350 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो आपका क्लोरोबेंजीन है उससे क्या बनता है, ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से एक HCl बाहर निकल जाता है। ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या हुआ, ये ONA जो है वो तो आ गया कहां पर, इस कार्बन पर, यहाँ से Cl- बाहर निकला, और ये Cl- H+ के साथ HCl के रूप में बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है इससे हमें क्या मिल जाएगा, आगे फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिनोल जो है वो किससे मिलेगा, एसिडिक मीडियम में इसे रखने पर हमें मिलेगा। अगर हम डाइल्यूट HCl लेते हैं तो ये क्या करेगा, सोडियम धातु को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड हुआ क्या, फिनोल बनाने का। पहला किससे बनाया हमने, बेंजीन से बनाया। बेंजीन से हमने पहले क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन की आगे हमने बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई तो वो फिनॉक्साइड बना। ठीक है, धातु का फिनॉक्साइड, और उसको जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो इससे हमें क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। ठीक है, और इस प्रक्रम का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, डाउ प्रोसेस। तो आपको ये नेम से जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।